परसेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में 67% है, केपी में 66% है, और सबसे जो कम अमल दरामद जहाँ पे SOPs पे हुआ वो अनफॉर्चुनेटली सिंध है और ख़ुसूसन कराची है जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हुए। और यही वजह है कि आज हम जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा इस्तेहकाम आता देख रहे हैं, कोविड केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें हम कमी देख रहे हैं, वहाँ पर कराची में ये सूरत हाल नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब और पीपल्स पार्टी की अगर गुफ्तगू सुने तो लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो SOPs में उन्हीं को ही फॉलो कर रहा है और उन्हीं की पॉलिसी जो है वो पता नहीं कोई कामयाब हुई। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि प्लीज़ ज़रा अपने मामलात को देखें और इस वक्त कराची में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और कराची में अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हुई SOPs की तो उसके असरात फिर पूरे मुल्क पे बड़ी तेज़ी से जाते हैं। सप्लाई चेन जो है वो कराची से चूँकि शुरू होती है बंदरगाह की वजह से, तो उसका पूरा जो सप्लाई चेन्स हैं वहाँ पे जाते हैं। सो हमें कराची की बड़ी फ़िक्र है और सिंध की बिलखसूस फ़िक्र है कि जिस तरीके से वहाँ पे हुकूमत वहाँ की अभी तक SOPs को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो पा रही, और ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इसको देखें। जो आज अदाद-ओ-शुमार जारी हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 24 घंटों में ज़्यादातर जो अमवात हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। 161 जो हैं लोग गुज़श्ता 24 घंटों में जो उनकी जो टोटल अमवात हुई उनमें 70 जो थे वो वेंटिलेटर्स के ऊपर थे। 3,377 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं 3 मई को। 161 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान, ज़ाहिर है कि वो कोरोना की वजह से ये अमवात हुई हैं 161 लोगों की। इसके साथ जो वेंटिलेटर्स इस वक्त ऑक्यूपाइड है, मुल्तान में 76%, लाहौर में 67%, गुजरांवाला में 62%, भावलपुर में 56%, और इसके बाद जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो सवाबी में 67%, सवात में 66%, पेशावर में 63% और लाहौर में 56%। और टोटल एक्टिव केसेस जो हैं वो 86,151 हैं। और मेरा उम्मीद यही होगी कि इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ेंगे और ये जो ईद की छुट्टियां हैं इनमें जिस तरीके से ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि ज़रा इसका जो हमारी जो हालात हैं, सिचुएशन जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आए, और मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इसमें ख़ुसूसन अमल दरामद कराएगी अपने SOPs में, ताकि ये जो चीज़ जो बाकी सूबों में कम होना शुरू हुआ है, अगर कोरोना या एटलीस्ट केसेस की रफ्तार थोड़ी कम हुई है तो उसको हम जो है इसको सिंध में भी जो है वो कर सकें। फिर अब आइए दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो ब्रीफिंग है हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुई। अभी आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने वोट पोल है उसका वोट काउंटिंग जो है उसका ऑर्डर किया है 6 तारीख को कराची में। ये इलेक्शन कमीशन क्यों इस नतीजे पे पहुंचा? क्योंकि एक यूनिवर्सल ओपिनियन इस वक्त चल रही है कि कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप गिन भी लेंगे तो आप देखिए टोटल जो वहाँ पर वोट पड़ा है वो 21% पड़ा है, और जो जीतने वाले हैं वो 5% वोट लेकर के जो है दोनों को, मुफ्ता इस्माइल हों या जो PMLN पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको 5% वोट जो है वो मिला है। इतने कम वोटों के साथ कोई बंदा असेंबली में आ जाए तो वो फिर एक जाहिर है कि वो तो इलेक्शन जो है वो एक बिल्कुल तमाशा बना है, और इलेक्शन कमीशन को भी इक़दामात इसमें करने चाहिए। फ़िलहाल कोविड की वजह से जो सिचुएशन जा रही है उसमें भी वोटिंग जो है वो बड़ी नीचे आई है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लिया, गैर ज़िम्मेदाराना तौर के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को रन होने दिया, और वहाँ पर आप देखें कि हिंदुस्तान की आज जो हालात हैं उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ के इलेक्शन मुहिम ने की है, और वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारान हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं उस हालात के जो कि हिंदुस्तान में हुई है। सो इसी को उससे सबक सीखते हुए, उसको सामने रखते हुए हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बहुत ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की ज़रूरत है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतखाबात में
कोरोना के SOPs को जिस तरीके से अमल दरामद करना चाहिए उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया, जो जाहिर है कि एक बड़ी आई वुड से कि एक क्रिटिसिज्म तो नहीं करना चाहते हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन ये एक बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं हमारे, उसके 4 हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, यानी EVM मशीन। EVM मशीन का क्या फ़ायदा होगा? आप जाएंगे, आप वोट कास्ट करेंगे, आपको मैक्सिमम 5 मिनट में आपका नतीजा जो है पोलिंग का पूरे का वो आपके पास होगा। यानी जो पूरा नतीजा है वो तकरीबन आप समझिए कि 20 मिनट में आपको पूरे हल्के का नतीजा जो है वो आपके पास होगा। तो ये EVM हम चाहते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसका दूसरा हिस्सा है वोटिंग का, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनेबल हम करना चाहते हैं। 90 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है और हम ये चाहते हैं कि उनको वोट का हक मिले। अब पीपल्स पार्टी और PMLN इसके ऊपर रिलक्टेंट हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये सहूलत नहीं देना चाहते। अगर वो ये सहूलत नहीं देना चाहते तो वो खुल के आके अपना डिफरेंस दे दें। हम बहरहाल समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत अहम हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पाकिस्तान के, हमारा जो मुआशी निज़ाम है, हमारा जो समाजी निज़ाम है उसका, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उतना ही पाकिस्तानी समझते हैं जितना पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी। और इसलिए हम उनके राइट्स की, हम उनके हकूक़ की, हम उनको वोट के सहूलत देने की जो मुहिम है हम अपने तौर के ऊपर जारी रखेंगे। इसके लिए जो आज हम 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं उसकी काबीना ने अप्रूवल दी है। इन दोनों ऑर्डिनेंसेस के तहत हमने एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो EVM मशीन इस्तेमाल कर सकेगा इंतखाबात में। दूसरा जो अहम इख्तियार हमने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आज CLC में जाएगा और काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है, उसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इक़दामात करे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने में, जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने में। इन 2 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी जो है वो काबीना की तरफ से हुई है और वो अब CLC में जा कर के एक बाकायदा जो कानून है उसकी सूरत इख्तियार करेंगे। मैं यहाँ पे ये वाज़ेह कर दूँ कि ये इख्तियार हुकूमत ने अपने पास नहीं लिया, हमने सिर्फ इनेबल किया है इलेक्शन कमीशन को। और मुझे उम्मीद है कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ सब खुश होंगे, क्योंकि दोनों ये मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली ये चीज़ें लीड करनी चाहिए। तो हमने इलेक्शन कमीशन को इनेबल कर दिया है कि वो इसको लीड करे। और मेरा सुबह मैं यही बात कह रहा था जो शहजाद अकबर साहब ने भी रेज़ की कि इस तरह से इस्लाहात जो करनी है तो फिर नैब की कानून के लिए इस्लाहात जो है वो हम नैब को दे देते हैं और जो बाकी इदारे हैं उनको भी कह देते हैं कि आप भी इस्लाहात अपनी अपनी खुद ही कर लें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के नज़दीक शायद पार्लियामेंट हैज़ सीज टू एग्जिस्ट और उनके नज़दीक जो बाकी इदारे हैं वो ही सारे काम उन्होंने ही आगे करने हैं। तो ऐसे हमारे ऊपर नाबालिग लीडरशिप मुसल्लत है जिनको ये भी नहीं पता कि पार्लियामान का एक मुल्क में क्या किरदार है, बाकी इदारों का क्या किरदार है। ये सुबह सो के उठते हैं, जो जहन में आती है कि आज हेडलाइन में इमरान खान ने क्या बात कही है, हमने उसके ख़िलाफ़ चलना है। ऐसे जो हैं ये मरियम और बिलावल जैसे जो नाबालिग लीडरशिप हमारे पे मुसल्लत हो गई है। लेकिन बहरहाल ये आखिरी 2-3 साल ही हैं इनके भी। जिस तरह से हमने देखा कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की सियासत अपनी हिचकोले लेती हुई गई है, ये भी PDM की सियासत तो ख़त्म हो गई है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत के ख़ात्मे का वक्त है, वो भी मुझे लगता है कि अपने आखिरी ही जो है वो उसके ऊपर है, अपने ही आखिरी वक्त के ऊपर है। अच्छा, तो इसमें जो हिस्से हैं जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि EVM एक हिस्सा है, वोटिंग दूसरा हिस्सा है, बायोमेट्रिक्स तीसरा हिस्सा है और फिर चौथा हिस्सा है लेजिस्लेशन करने का। जो लेजिस्लेशन का पार्ट है और EVM का पार्ट है वो मुकम्मल है। हमने लेजिस्लेशन भी कर दी, हमने इसके ऊपर अपने एक्ट है वो भी हमने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी दे दी और हमने इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन है उसकी टेक्नोलॉजी भी हमने तैयार कर दी। उसके ऊपर आज जो है वो शिबली फराज साहब ने भी उसके ऊपर ब्रीफिंग दी और फिर जो अमीन उल हक साहब हैं IT मिनिस्टर, उन्होंने वोटिंग के ऊपर जो है वो हमने उसकी जो ब्रीफिंग है वो कर रहे हैं।
और तीसरा इंपॉर्टेंट है बायोमेट्रिक, जो कि नादरा का एक मामला है कि उन्होंने उसको कैसे। अब ये बायोमेट्रिक्स और ई वोटिंग जो है, ये दो एरियाज़ हैं जिस पे अभी टेक्नोलॉजी का काम भी होना बाकी है और वो भी मुकम्मल नहीं है, और उसके ऊपर एक कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया है जो इन दोनों चीज़ों को लेके आगे चलेगा। और जो लेजिस्लेशन पार्ट है उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN जो है, अब अगर वो इसको हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वोटिंग है अगर उसको ये सपोर्ट करेंगे तो उनकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ देखिए हम बड़े वाजे हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हमारा कमिटमेंट है, हमारी उनके साथ एक वाबस्तगी है, उनकी हमारे साथ वाबस्तगी है और हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं और वो हम उसको जो है वो आगे जा कर के लेंगे। इसी हवाले से हमने इंसाफ की फरहमी के सिविल प्रोसीजर कोड में जो इस्लाहात की थी उनमें एक और बड़ी अहम तब्दीली आपको मालूम है की थी कि सक्सेशन एक्ट जब है उसको हमें अदालतों में मुद्दत लग जाती थी कि अगर आपको वरासत का सर्टिफिकेट लेना है, अब वो वरासत के सर्टिफिकेट लेने का जो तरीका है उसको बहुत सहल बना दिया गया। अब उसके लिए आपको अदालत जाना ही नहीं पड़ता। नादरा जो है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो देख के फैमिली ट्री देख के अकॉर्डिंगली वरासत का सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देता है। इसी सहूलत को हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी जो है वो हमने दिया है और जो हमारी एम्बेसीज़ हैं उनके अंदर 24 एम्बेसीज़ के अंदर इब्तदाई तौर के ऊपर ये डेस्क कायम हो रहे हैं जिसमें जो वरासत के और सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के मामलात हैं वो उसको जो है फैसिलिटेट किया जाएगा। हुकूमत पंजाब का जो इस मामले में है, पंजाब में जो सिविल प्रोसीजर है हमारी रिफॉर्म्स थी, इस्लाहात थी, उनको अदालत ने टेक्निकल वजूहात की बिना पर सेट असाइड किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की है पंजाब हुकूमत को कि वो अपने जो प्रोसीजरल इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, उनको हल करें और पंजाब में भी ये जो हमारे सिविल सर्विस ये जो हमारे सिविल केसेस के जो रिफॉर्म्स हैं उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो जल्द अज जल्द लागू किया जाए। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रिगेडियर अतीक अहमद साहब को हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला बोर्ड में बतौर मेंबर कंट्रोल तैनात किया गया है। NED यूनिवर्सिटी कराची और बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और मुझे बहुत मौका मिला उनके वाइस चांसलर साहब से इंटरेक्शन का और आई एम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जिससे पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और होनी चाहिए और उन्होंने माजी में भी बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो किया है। 1921 में ये NED यूनिवर्सिटी कराची बनी थी, अब उसके 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं तो उसको ट्रिब्यूट पेश करते हुए NED यूनिवर्सिटी को एक यादगारी सिक्के के इजरा की मंजूरी दी गई है और मैं NED के तमाम फैकल्टी को, वाइस चांसलर को, स्टूडेंट्स को और जो साबिका स्टूडेंट्स हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन बनाया, चलाया और अब आगे भी हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हायर एजुकेशन में एक रोल मॉडल इंस्टीट्यूशन है और इंशाल्लाह आपको मज़ीद तरक्की के लिए मैं दुआगो हूँ। इसी तरीके से नेशनल पॉलिसी फॉर स्टेटमेंट ऑन फॉलो द मनी की मंजूरी दी गई है। ये बेसिकली जो पैसे का सुराग लगाने का एक जो अमल है फैटफ के तहत इसको जो है वो पहले तेज़ किया गया था कि ये जो पैसा जिसके ऊपर बहुत ही आपको पता है प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो शहबाज शरीफ साहब हैं या ये जो बाकी जरदारी साहब के केसेस हैं, अचानक घर पे बैठे बैठे इनका पता चलता है कि वो 1000 रुपया 100 साल अपनी फैमिली जो है उनकी वो 1000 रुपया टैक्स दे रही थी। अचानक पता चलता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो लंदन के फलानी जगहों पे या सरे महल उग गए हैं या फ्रांस में आ गए हैं। तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए ये लेजिस्लेशन की गई है कि फॉलो द मनी पॉलिसी जो है वो उसको अप्रूव किया गया है और ज़्यादा इफेक्टिवली जो पैसा है उसको फॉलो किया जा सकेगा। वफाकी काबीना को रिकमेंडेशन दी गई थी कि ईद के मौके के ऊपर 30 दिन की जो रेमिशन है कैदियों को दी जाए, यानी 30 दिन की रियायत दी जाए। काबीना ने उसको 90 दिन की रियायत में तब्दील कर दिया है और अब जो कैदी हैं उनको 90 दिन की रियायत जो है वो हासिल होगी। इसमें जो 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के मर्द कैदी हैं और 60 साल से ज़्यादा जो ख़वातीन कैदी हैं जो अपनी सज़ा का 1/3 हिस्सा काट चुके हों उनको भी ये ख़ुसूसी रायत जो है वो मुयस्सर आएगी। इसी तरह से जो
बच्चों के साथ ख़वातीन सज़ाएँ काट रही हैं उनको ये रायत जो है वो मिलेगी, और फिर जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको भी ये रायत मिलेगी। जो बहुत ही संगीन जराइम में जैसे कि जासूसी है या टेररिज्म है उनको लिए ज़ाहिर है वो रायत जो है वो नहीं है, जो बहुत संगीन जराइम में मुलव्वस है। काबीना ने कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी है। हुकूमत सिंध ने दरख्वास्त की थी कि फ़ौज को तैनात किया जाए सिंध में, और मुझे उम्मीद है कि अब शायद वो SOPs जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना बेहतर शुरू हो जाए। पहले मुझे नहीं मालूम क्यों सिंध हुकूमत ने इसको इतना लेट किया, अगर ये कर देते तो इससे एक बहुत बेहतर जो है वो हो जाता। अच्छा, एक और काबीना ने इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंसों की तनसीख के हवाले से अपीलों के लिए काबीना मेंबरान शफकत महमूद साहब को और शीरी मज़ारी को एक कमेटी बनाई है, जिसके पास अगर आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के प्रमोटर हैं और आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ अपील का कोई जो था वो फोरम नहीं था। अब शफकत महमूद साहब और शीरी मज़ारी जो हैं उनको ये फोरम ये क्रिएट किया गया उनके ऊपर, और जो प्रमोटर्स जिनके लाइसेंस कैंसिल होंगे वो इस कमेटी को अपील फ़ाइल जो है वो कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशंस में निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाने और इस हवाले से निजी शोबे की भरपूर शमूलियत की हाल में एक बड़ी रुकावट को दूर करने के हवाले से एक अहम फैसला करते हुए काबीना ने निजी शोबे की जानब से दी जाने वाली बिड्स पर 10% एडवांस विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे की मंजूरी दी है। रेलवे के अंदर जो भी बिड करता है उसको 10% पहले विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम है। और हम चाहते हैं कि रेलवे के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, हमारा एक ओवरऑल भी हमारी पॉलिसी है कि इसमें हम बड़े, और रेलवे में हम बिलखसूस चाहते हैं कि वो ये बिड्स आएँ, तो इसलिए हमने विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको ख़त्म किया है। वफाकी काबीना ने सैयद नजम सईद को रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया है। इसी तरह से एक और जो अहम फ़ैसला किया है वो ये किया है कि जो ये इदारा जाती इस्लाहात की जो हमारी कमेटी है जिसमें शफकत महमूद साहब इसको हेड करते हैं, डॉक्टर इशरत साहब इसमें शामिल हैं, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फ़ैसले किए गए हैं। और भी इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं बट 2 मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इनमें एक फ़ैसला तो ये किया गया है कि जो MP1 MP2 के ऊपर पहले ही होता था कि सरकारी मुलाजमीन जो थे वो एलिजिबल इस सेंस में नहीं थे कि उनको अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ता था और फिर वो जाके MP1 और MP2 में जो है वो आ सकते थे। अब ये फैसला किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बग़ैर इस्तीफ़ा दिए MP1 और MP2 के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे, और अगर वो वहाँ पर उनको नौकरी मिल जाती है MP1 MP2 में तो फिर वो मुद्दत ख़त्म होने के बाद वापस जो है वो अपनी सर्विस जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। इससे एक बड़ा जो आप समझिए कि बार ख़त्म होगा सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो अप्लाई नहीं करते थे MP1 MP2 की पोजीशंस के लिए, और अब ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई जो है वो कर सकेंगे। एक और बहुत ही अहम जो फ़ैसला किया काबीना ने वो तौसीक की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 28 अप्रैल 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसले की, जिसके ज़रिए जो IPPs के साथ हमारी जो सेटलमेंट हुई थी उसकी जो पहली किस्त है यानी 40% जो रकम